अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं एहतसास नकीब और मैं हूं फायजा मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा खाजिश दुआ के साथ। ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। और आपको बताएं कि सूबा सिंध के इलाके ठट्टा में झिरक के करीब दरिया सिंध में 7 बच्चे डूब गए हैं। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि दरियाए सिंध के इलाके ठट्टा में झिरक के करीब दरियाए सिंध में 7 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं सूबा सिंध के इलाके ठट्टा से। अफसोसनाक खबर है, झिरक के करीब दरियाए सिंध में 7 बच्चे डूब गए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अहमद खुश्क से। जी अहमद खुश्क, आगाह कीजिएगा। जी, ये ठट्टा में दरिया सिंध में एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया हुआ है। ठट्टा से 50 किलोमीटर दूर झिरक के करीब गांव दायम मरी के बच्चे जो दरिया सिंध में नहा रहे थे, वो गर्मी की वजह से जो 7 बच्चे डूब गए, जिनको मकामी अफराद ने निकाल कर वर्षा के हवाले किया। ये एक बड़ा अफसोसनाक खतरनाक वाकया पेश आया हुआ है, जिसमें दायम मरी के रहायशी बच्चे 7 बच्चे, जिनमें 2 बच्चियां भी शामिल हैं, डूब कर जाम बेहक हो गए हैं। 7 साला इस सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि 7 साला कुंज, 9 साला आमिर, 6 साला आजम, 4 साला बशीर, 5 साला रफीक और 7 साला रहीम अली शामिल हैं, जो डूबने वालों में शामिल हैं। और ये बच्चे सख्त गर्मी के बाद दरिया सिंध में दूर नहा रहे थे। दरिया में अच्छा अब तो इस वक्त पानी गहरा है, जो नहाते हुए गहरे पानी में चले गए और डूबकर जाँ बेहक हो गए हैं। और ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। ठट्टा का दूसरा बड़ा वाकया इससे कबल भी एक माह कबल भी है कि ये ऐसा वाकया पेश आया था दरिया में, जो 5 बच्चे समेत औरतें भी डूब गई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और अमवात भी बढ़ती ही जा रही हैं। हुकूमत रोजाना मीडिया पर आकर लोगों को एहतियाती तदाबीर से भी आगाही दे रही है, लेकिन इस्लामाबाद के सरकारी इदारों में अब तक हाजिरियां बायोमेट्रिक के जरिए ही ली जा रही हैं। प्राइवेट इदारों में कब से बायोमेट्रिक का निजाम कोरोना की वजह से खत्म किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद सेक्रेटरी वजारत सनत व पैदावार के इस्लामाबाद सेक्रेटरीट में अफसरान समेत 300 से ज्यादा मुलाजमीन की हाजिरी बायोमेट्रिक के जरिए ली जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और अमवात भी बढ़ती जा रही हैं। आपको बताते चलें कि दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत हुकूमत रोजाना मीडिया पर आकर लोगों को एहतियाती तदाबीर से आगाही भी दे रही है। इस तशवीशनाक सूरत हाल पर बात करते हैं डायरेक्टर न्यूज सच टीवी नदीम रजा साहब से। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताइएगा, ये दूसरों को नसीहत और खुद मियां फसीहत वाली मिसाल नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। हम दूसरों को कहते हैं कि वो जो SOPs बन रही हैं जो कोरोना से बचाव के लिए, उस पर मनोवन उसके ऊपर जो अमल दरामद किया जाए, लेकिन जब वो खुद बारी आती है, खुद इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, तो उस पर आप नहीं करते। कि जैसा इस तरह से मिनिस्ट्री के अंदर ये सूरत सामने आ रही है कि जहां अभी तक जो है आपके वजारत के अंदर जो है ये सनत पैदावार में अभी तक बायोमेट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि जो प्राइवेट जो सेक्टर है सब ने तकरीबन जब कोरोना की वबा आई उस वक्त से ही इस पे अमल दरामद रोक दिया गया। अच्छा, इस बारे में जो है गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया था, सबको कहा गया था, क्योंकि जब एक ही फिंगर से आप जब बायोमेट्रिक कर रहे होते हैं, जितने भी मुलाजमीन 1000 हों, 500 हों या 10 हों, वो सब एक दूसरे को जब टच करेंगे, वहीं पे जाके उसके थंब लगाएंगे, तो वो वायरस उनमें भी सरायत कर सकता है और इससे ये मल्टीप्लाई होता है। इसी यानी कि मेजर्स लेते हुए लोगों ने अपने इदारों में बंद कर दिया। वो सिर्फ जो वहां पे रिसेप्शन पे लोग बैठे होते हैं वो खुद अटेंडेंस लगा रहे थे हर इदारे के अंदर। हमारे यहाँ भी यही सूरत हाल है। सच में भी हमने 2 महीने 2.5 महीने पहले ही ये बंद कर दिया था बायोमेट्रिक, क्योंकि इससे अटेंडेंस का और मुलाजिम का बर वक्त पता चल जाता है किसने 8 घंटे शिफ्ट की है, कौन लेट आया है, कौन जल्दी गया है। लेकिन हमने तमाम मुलाजमीन की सेहत को मद्देनजर रखते हुए उनकी जिंदगियों को बचाने के लिए इस अमल को रोक दिया गया। बायोमेट्रिक हमारे इदारे में नहीं हो रहा जब से, लेकिन
یہ وہ ادارہ ہے, اتنی اہم منسٹری ہے, اس کے اندر ابھی تک یہ ہو رہا ہے کہ لوگ بایو میٹرک کر رہے ہیں, اور اس وزارت کے اندر دیکھیں کتنے لوگ ہیں, 300 سے زیادہ لوگ ہیں اس سیکریٹریٹ میں یہاں کام کرتے ہیں. اس میں ایک سیکرٹری بیٹھتے ہیں یہاں پہ, 2 ایڈیشنل سیکرٹری ہیں, 8 ڈپٹی سیکرٹری ہیں اور 5 سیکرٹری ہیں, اس کے اندر پھر سیکشن افسر ہیں, اور اسی طرح تقریباً کوئی 80 سے زائد افسران ہیں اور 300 سے زائد عملہ ہے, وہ یہاں پہ متاثر ہو سکتا ہے, جبکہ پہلے ہی آپ کے یہاں لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں. ایسی صورتحال میں لوگوں پر ظلم کرنا کے مترادف ہے کہ یہ سیکرٹری صاحب نے ابھی تک یہ ختم نہیں کرایا. گو کہ ان کو چاہیے تھا افضل لطیف صاحب کو یہ معاملہ ختم کرائیں, لوگوں کی زندگیاں بچائیں, لیکن بارہا اور عماد اظہر جو اتنی بڑی منسٹری میں وہ ہر کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں اور یہ سیکرٹری بھی وہاں پہ جاتے ہیں, وزیر اعظم بھی اس میٹنگ میں ہوتے ہیں, تو خدا نہ خواستہ یہ وائرس دوسروں کو بھی لگ سکتا ہے. اس سے بچانا چاہیے ہمیں, دوسروں کو تو ہم نصیحت کریں, خود اس پہ عمل درآمد نہ کریں, تو اس کا تاثر نیچے تک کیا جائے گا, جو عام لوگ ہیں ان میں تاثر کیا جائے گا. جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو روزانہ کی بنیاد پہ جو اس منسٹری کے تحت جو ذیلی ادارے ہیں وہ مستقل یہاں پر آتے ہیں. ذیلی اداروں میں انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے, سمیڈا ہے, پاکستان اسٹیل ہے, یوٹیلیٹی اسٹور ہے, ایکسپرٹ ایڈوائزری سیل ہے, پاکستان اسٹون ڈیولپمنٹ کمپنی بھی ہے, ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اتھارٹی بھی ہے, نیشنل فرٹیلائزر کمپنی بھی ہے, اور اسی طرح کے بے شمار ادارے جو جن کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں کیونکہ ان کا ان سے تعلق واسطہ رہتا ہے, ہر وقت کا پالیسیاں یہاں سے دی جاتی ہیں. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے, جو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں اس کو فوری طور پر روکنا چاہیے. جب ایسی صورتحال میں کہ جب آپ کے ملک کے اندر تقریباً کوئی 90,000 کے قریب متاثرین ہو چکے ہیں اور کئی ادارے جو ہیں ان کے جو افسران ہیں ان کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں, کتنے سیل ہو چکے ہیں, تو ایسی صورتحال میں اگر آپ ابھی بھی اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں تو اس پہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کے دیکھا ہوا آپ نے کہ وزارت صحت کا ترجمان ہے وہ بھی مجھ سے متاثر ہو چکے ہیں, پھر نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے اور وزارت کامرس کے دفاتر ہیں وہ بھی سیل ہوئے ہوئے ہیں, پھر پرسنل انفارمیشن آفیسر کے پی ایس اور پی اے جو ہیں وہ بھی متاثر ہیں. تو آپ ابھی تک آنکھیں بند کر کے بیٹھے, انہیں جاگنا ہوگا, اس کو فوری طور پہ بند کرنا ہوگا سلسلے کو. ندیم صاحب بتائیے گا, اتنی عام وزارت کے سیکریٹریٹ میں ایسی صورتحال ہے تو پھر دیگر اداروں میں کیا ہوگا؟ یہ تو المیہ ہے, دیکھیں نا کتنے ادارے جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں جہاں پہ سیل ہو گئے ہیں, ایون پیمرا بھی اس سے متاثر ہوا ہے, دیگر بھی ادارے متاثر ہوئے ہیں, ان کو ابھی تک سوچ سمجھ نہیں ہے. جبکہ اس ملک کے جو ہے 25 سے زائد جو ہے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے وہ اپنی جانیں قربان کر چکا ہے لوگوں کو بچانے کے لیے, اور اس سے کہیں زیادہ جو لوگ متاثر ابھی تک جو اپنے ہاسپٹلز میں اندر ہیں, 2,500 سے زیادہ ڈاکٹرز اور نرسیں جو ہیں وہ متاثر ہیں, وہ زیر علاج ہیں. تو جہاں پہ پہلے ہی ڈاکٹرز کی کمی ہے, پہلے ہی اسٹاف کی کمی ہے, اور آپ مزید اسپتالوں کا لوگوں کو رخ کروا رہے ہیں, اور آئے روز حکام بالا پریس کانفرنسیں کر رہے ہوتے ہیں, میڈیا پہ لوگوں کا ٹائم لے رہے ہوتے ہیں, اس پہ یعنی تاکید کی جا رہی ہوتی ہے ایس او پیز کا عمل درآمد کریں, اور وہاں پہ جب یعنی اپنے ہی آپ گھر کے اندر آپ دیکھیں نا بایو میٹرک کے اوپر یہ چل رہی ہے, اس کے اوپر بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے, بایو میٹرک جو مشین لگی ہوئی ہے اس کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے کورونا سے بچانے کے لیے. تو ہمارے فہم و فراست کا یہ عالم ہے کہ ہم وہاں پہ دعوت بھی دے رہے ہیں, تقسیم بھی کر رہے ہیں, سب میں بلا امتیاز کورونا بانٹ رہے ہیں, اور اس کے اوپر قرآنی آیات لگائی ہوئی ہے کہ یہ پڑھیں اس سے بچا جا سکتا ہے. تو جب یہ عالم ہوگا تو پھر تو ہمارے اسپتال بھریں گے ہی, اسے پھر کوئی روک نہیں سکتا. پھر آپ بھلے مارکیٹیں سیل کریں یا آپ لاک ڈاؤن سخت کرنے کی باتیں کریں, ایسا کچھ نہیں ہوگا. ایک پالیسی ہمیشہ اوپر سے نیچے تک امپلیمنٹ ہوتی ہے, نیچے سے اوپر نہیں جاتی. جو ادارے کے سربراہ ہیں وہ ادارے چلاتے ہیں, وہ کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے ہیں. کیوں؟ جب افسر اس طرح سے کریں گے تو ماتحت کیسے کرے گا؟ جب ان کے بھی اہل خانہ باہر مارکیٹ بھی جائیں گے تو وہ کیسے ماسک لگائیں گے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں بغیر اہل کی پابندی لگا دی گئی ہے, گاڑیوں کے چلان ہو رہے ہیں بغیر ماسک کے, اور یہاں پہ وہ ایسی سب کچھ چل رہا ہے. تو عوامی سطح پر ظاہر ہے اس کو غیر سنجیدہ لیا جائے گا اگر یہ صورتحال ہے.
जब आप कंफ्यूज रहे, लोगों को बता ही नहीं सके करना क्या है। अगर एक सूबा इस पे अमल दरामद करा भी रहा था, आप उसका मजाक उड़ा रहे थे, आप तनकीद कर रहे थे, क्या कोरोना 5 बजे के बाद आजाद होता है? अच्छा, फिर अगर वहां पे इससे कबल मार्केटों को सील किया गया जहां एसओपी की पे अमल दरामद नहीं हो रहा था, तो आप ही के गवर्नमेंट के जो वज़रा थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन आज वही फेल आप अंजाम दे रहे हैं, जो मार्केटें भी सील कर रहे हैं, लोगों को बंद भी कर रहे हैं, मुकदमात भी दर्ज कर रहे हैं और चालान भी कर रहे हैं। तो हमें एक यकसुई से काम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता आधा तीतर आधा बटेर कि जो आपको अच्छी लगे चीज आप करें, जो दूसरों को बुरी लगे वो ना करें। आपको इस पर संजीदगी से आप इसके ऊपर आना पड़ेगा। पाकिस्तान का इस वक्त दुनिया में 17वां नंबर आ चुका है मुतासरा ममालिक की फहरिस्त के अंदर, और खुदा न खास्ता देखिए यही सूरत हाल रही तो मैं समझता हूं अगले 2 से बमुश्किल तमाम शायद 2 रोज में आप जो है सऊदी अरब को भी क्रॉस कर जाएंगे, 16 नंबर पर आ जाएंगे, और फिर वो सिलसिला मजीद आगे की तरफ जाएगा। आप जो सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक हैं, जो टॉप 10 है, उसमें भी आप आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे? अब आपके आप कुछ नहीं रहेगा, ना आप मईशत बचा सकें और ना ही आप जाने बचा पा रहे हैं। खुदारा इसके ऊपर संजीदगी से अमल करें, खुद भी करें और लोगों को भी कराएं। नदीम रजा साहब, इस पर एक्शन कौन लेगा, मुतालिका मिनिस्टर या सेक्रेटरीट सिक्योरिटी? देखिए, बेहैसियत जिम्मेदारी तो वजीर की है कि उनके नीचे सेक्रेटरी आते हैं, वो इतने 22 लेवल ग्रेड का सेक्रेटरी है। अगर वो गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं तो फिर निचला जो तबका है उससे आप कैसे तवक्को कर सकते हैं? आप फेल खुद अंजाम नहीं दे रहे, आप उसकी पासदारी नहीं कर रहे, आप कैसे दूसरे को कहेंगे? आप वो गलतियां, कोताहियां, खामियां आप सारी वो करते रहें और दूसरे से आप तवक्को करें कि वो मनोअन उसकी सेहत के मुताबिक उस पर अमल दरामद करे, ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं होता। इसका तजर्बा आप अपने घरों में कर सकते हैं। जब आप झूठ बोलेंगे, जब आप गलत काम करेंगे, जब आप काम नहीं करेंगे, कोताही करेंगे, आप लिथार्जिक रवैया अख्तियार करेंगे किसी काम में, वही आपका जो है ना जनरेशन के अंदर आएगा, वही बच्चों के अंदर आएगा। तो जो गवर्नमेंट जो होती है, जो मिनिस्ट्री होती है, वो सरबराह के तौर पे उसको ट्रीट करना चाहिए। लोगों को बताएं, अपना फेल ऐसा अंजाम दें कि दूसरे अमल करें। कि इस वक्त जो सूरत हाल है, कुछ पता ही नहीं चल रहा पॉलिसी कौन बना रहा है, कौन इसे इंप्लीमेंट करा रहा है, ये खुद कर रहे हैं या कोई और करा रहा है। अगर कोई और करा रहा है तो उससे भी सोचना पड़ेगा, और ये अगर कोई और इनसे सरदर्द करवा रहा है, ये चीजें अमल दरामद करा रहा है, तो फिर ये कहां करें? ऐसा ना हो कि लोग फिर घरों से बाहर निकल आए, फिर आपके पास कोई मौका नहीं होगा राय फरार इख्तियार करने का, फिर आप किसी दूसरे के ऊपर इल्जामात नहीं दे सकेंगे क्योंकि फ्रंट पे आप ही हैं। बहुत शुक्रिया नदीम रजा साहब। और अब आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे पेट्रोलियम किल्लत की। तो आपको बताएं कि ओगरा के शोकाज नोटिस पे काम ना सके, मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत बरकरार है, जबकि पीएसओ का दावा है कि तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की तसल्ली बख्श ज़खायर मौजूद हैं। दूसरी जानिब कराची समेत मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत के बायस अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे कामरान चौधरी। मुल्क भर में पेट्रोल की किल्लत के बायस अवाम को परेशानी का सामना। आज भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की जुज़वी कमी, अवाम परेशान। पेट्रोल पंपों पर अवाम की कतारें। पेट्रोल की किल्लत के बायस अवाम हाई ऑक्टेन पेट्रोल खरीदने पर मजबूर। हाई ऑक्टेन की कीमत आम पेट्रोल से जायद। पंप इंतजामिया का कहना है कि पेट्रोल की सप्लाई न होने के बायस अवाम को पेट्रोल नहीं दे सकते। दूसरी जानब तर्जमान पीएसओ ने दावा किया है कि तमाम पेट्रोलियम मसनूआत के तसल्ली बख्श ज़खायर मौजूद हैं और पाकिस्तान भर में तमाम पीएसओ फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल की तरसील मामूल के मुताबिक जारी है। मुल्क भर में फ्यूल की जरूरियात पूरी करने के लिए वाफर मिकदार में तेल दस्तयाब है। उधर हाई ऑक्टेन पेट्रोल की ज्यादा कीमतों पर ओगरा की जानब से नोटिस भी ले लिया गया। ऑयल मार्केट कंपनियों से हाई ऑक्टेन पेट्रोल बारे वजाहत तलब कर ली गई। तर्जमान ओगरा के मुताबिक सारिफीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात किए जाएंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हाई ऑक्टेन पेट्रोल की मुनासिब कीमत मुकर्रर करें। तर्जमान ओगरा इमरान गज़नवी का कहना है कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी हुई है। सारिफीन को हाई ऑक्टेन की कीमतों में कमी का फायदा मुंतकिल किया जाएगा। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में पेट्रोल का बहरान संगीन मसला बन गया है। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत कम होने से कुछ फायदा हासिल नहीं हुआ। ब्लैक में फरोख्त करने वाले पेट्रोल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी पर पेशावर के शहरियों का क्या कहना है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। हुकूमत को चाहिए कि इस पे पूरी एक्शन ले ले, बड़ा सेक्शन सारे मालिकान को इसको गिरफ्तार करे, जुर्माना भी करे, भारी जुर्माना दे दे। ये एक दिन नहीं, जब रेट गिरता है ये लोग फिर बंद नहीं करवा सकता है। जब रेट
ऊपर जाते तो ये पेट्रोल पंप नहीं बंद करवाता है, जब गिरता है तो ये लोग ड्रामे फिर शुरू करता है। अभी डीसी साहब को चाहिए पेशावर में कि वो भी एक्शन ले, सारे शहरों में सब डीसी साहब को चाहिए कि एक्शन ले। ये बोलना चाहता हूँ कि जो अभी ये शेल पंप वाला है या PSO पंप वाला है, उसने जो है तेल बेचना बंद किया है। तेल है मगर नहीं बेच रहा। वो अभी जो है इधर फेज 3 हयाताबाद में जो है पेट्रोल है मगर उसने ब्लैक मेल में पेट्रोल बेच रहा है। अभी जो है तकरीबन पेट्रोल 74 रुपये लीटर है। तो इस अभी जो है मैंने एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो है 155 रुपये लीटर बेच रहा है। मैं हुकूमत से ये अपील करना चाहता हूँ कि इसके सख्त सज़ा दिया जाए। यार बस पेट्रोल जो जब से हुकूमत ने सस्ता किया है तो उन्होंने लोगों की ज़िंदगी अजीरन बना कर रखी है। आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि सारा दिन लोग पेट्रोल पंपों पर इधर उधर भागते फिरते हैं, लेकिन गाड़ी तो बड़ी चीज़ है, मोटरसाइकिल के लिए भी पेट्रोल नहीं मिलती। तो इस ऐसे करने से क्या फ़ायदा होता है, मतलब आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये है कि अब आवाम को परेशानी है, नहीं मिल रहा, पेट्रोल पंप बंद है। तो जब आवाम को ये चीज़ सस्ता करने के बावजूद ना मिले तो फिर फ़ायदा तो आवाम को नहीं है ना, उल्टा उसके लिए तकलीफ है। महंगाई और ज़्यादा बढ़ रही है। पेट्रोल से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अगर सस्ता हुआ भी है तो इसलिए फ़ायदा नहीं हुआ कि अब रिश्के में जाओ तो वही 150 मांगते हैं हाजी कैम्प का, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना की वार जारी है। वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 89,249 तक पहुंच गई। एक दिन में मजीद 68 अफराद जाँ बहक हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 22,812 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,489 अफराद में मर्ज की तशखीस हुई। अब तक 6,38,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। सिंध में 33,536 और पंजाब में 33,144, खैबर पख्तूनख्वा में 11,890, बलूचिस्तान में 5,582, इस्लामाबाद 3,946, आजाद कश्मीर में 299 और गिलगित बल्तिस्तान में 852 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 68 अमवात हुई हैं, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 1,838 हो गई है। सिंध में 575, पंजाब में 629, खैबर पख्तूनख्वा में 521, गिलगित बल्तिस्तान में 12, बलूचिस्तान में 53 और इस्लामाबाद में 41 मरीज जान से हाथ धो बैठे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज 1,295 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 31,198 कोरोना मरीज सेहजाब हो गए हैं। फैसलाबाद में लॉकडाउन में नरमी महंगी पड़ गई। शहरियों और ताजरों की जानिब से SOPs की धज्जियां उड़ाने के बायस कोरोना में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया, जिससे इंतजामिया ने भी कवानीन अमल दरामद करवाने की ठान ली है। फैसलाबाद से अली गौहर की रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद तशवीशनाक हद तक बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। इस हवाले से दुकानदारों और शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए आपको सुनाते हैं। तो पिछले 2-3 महीने से आपके सामने गवर्नमेंट बार बार इसरार और रिक्वेस्ट लोगों से कर रही थी कि अवेयरनेस करें। अब अवेयरनेस के बाद अब आपने देखा जी शरह मात हमारी बढ़ गई हैं और बहुत ज़्यादा फैलाव भी इस डिजीज़ का बढ़ता जा रहा है। फैसलाबाद में आपने देखा होगा कितना डेथ रेशो बढ़ गया है। हमने जो वायलेशंस के खिलाफ कलेक्शंस लिए हैं उसमें 165 के करीब दुकानें हमने सील की हैं, जिसमें कोई नूर सिटी को, डी ग्राउंड को, सत्याना रोड, जड़ावाला रोड और जो जड़ावाला रोड की नेक्स्ट एक्सेस है जहाँ पे हमारी तहसील सिटी की बाउंड्री एंड होती है। गवर्नमेंट ने हमारे ताजरों की एक ख्वाहिश पूरी कर दी है कि लॉकडाउन के लिए हमें बिजनेस करने के लिए टाइम दे दिया है, लिहाजा अब सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है कि हमें मुकम्मल SOP पर अमल दरामद करना है, मुंह पर मास्क पहनना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करने हैं और दुकानों में हमें सैनिटाइज हो के बैठना है। तो मैं समझता हूँ कि सख्त से सख्त एक्शन की ज़रूरत है। अभी सूरत हाल आपके सामने है, आपकी ज़िले गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिसर्स, जुम्मेदारान जो है वो इसका शिकार हो गए हैं, आपकी सहाफ़ी बरादरी के बहुत सारे लोग इसका शिकार हो गए हैं, पुलिस इंतजामिया के बहुत सारे लोग इसका शिकार हो गए और अवामी सतह पे हम नहीं कह सकते कि आप कितने मरीज हैं फैसलाबाद के अंदर। इंतजामिया की जानब से SOPs पर सख्ती से अमल दरामद शहरियों की जान बचाने के हवाले से बड़ा कदम है। शहरियों को चाहिए कि वो अब भी संजीदा रवैया इख्तियार करें ताकि इस मुज़िब वायरस को शिकस्त दी जा सके। कैमरामैन जुवेद भट्ट के साथ अली गौहर, साच न्यूज़, फैसलाबाद। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने हुकूमती अहकामात पर बगैर फेस मास्क ड्राइविंग करने वालों के चालान जारी कर दिए हैं। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर पुलिस की टीमों ने चालान करना शुरू कर दिया। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैन नकवी।
कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत ने SOPs पर अमल दरामद कराने में सख्ती शुरू कर दी। CCPO लाहौर जुल्फकार हमीद ने बगैर फेस मास्क ड्राइविंग करने वाले शहरियों के लिए चालान करने का हुक्म दे दिया। हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छा इक़दाम है ये, बल्कि हमारी सेफ्टी के लिए इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। जो अपने बच्चों को, बीवियों को बगैर जरूरत के लेके घरों से बाहर निकलते हैं, उनको इस चीज की समझ होनी चाहिए कि वायरस खतरनाक है हम लोगों को। लाहौर की मेन शाहराहों पर बगैर मास्क ड्राइविंग करने वालों का चालान करने के लिए 8 टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो बगैर फेस मास्क सफर करने वालों को चालान टिकट्स जारी कर रही हैं। जितना आप केयर करेंगे, खुद की सेफ्टी करोगे, अपने घर वालों की सेफ्टी करोगे, मेरे हिसाब से ये बेहतर है। आवाम की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा उन्होंने इक़दाम किया है, मैं तो इसको अप्रिशिएट करूंगा। अच्छा फैसला ये तो हमारी सेहत के लिए है, अच्छा फैसला उन्होंने किया गया। CTO लाहौर सैयद हमाद आबिद कहते हैं कि CCPO लाहौर जुल्फकार हमीद की हदायत पर कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। शहरी अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाते वक्त फेस मास्क पहने। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। कराची के शहरी कहते हैं SOPs पर अमल नहीं किया गया तो फिर कोरोना वबा खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर जाएगी। हुकूमत को चाहिए अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करवाए। केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मेरे घर में 2 बंदों को हो गया, मैं क्या बताऊँ आपको। हम लोग जा रहे हैं, बस में नहीं बैठ के नहीं जा रहे हैं, मैं अपने मैनेजर इंतजार कर रहा हूँ कि इसके साथ जाऊँगा ताकि मेरी सेफ्टी होगी। लेकिन अदरवाइज यहाँ पे आप चीज़ें देख रहे हैं तो लोग केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आवाम सुधरने का नाम नहीं लेगी। जिस तरीके से ये फैल रहा है और ज़्यादा फैल जाएगा और अपना ही नुकसान है और तो किसी का कोई नुकसान नहीं है। तो ये है कि बस लोग कंट्रोल करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जो बेसिक नीड, जो प्रिकॉशन है वो लें लाजमी, मास्क वगैरह लाजमी पहने, सैनिटाइज़र वगैरह या हैंड वॉशिंग वगैरह लाजमी करें। उसी से ये है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट तो एक्शन क्या लेगी? गवर्नमेंट ने तो जिस वक्त लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए उस वक्त लगा दिया, जिस वक्त लगाना चाहिए तो उस वक्त नहीं लगाया। तो ये वाला हिसाब किताब है। अभी तो देखें, अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। असल में बात यह है कि मेरे भाई के हम जो आवाम है ना, आवाम हमारी गलत है, क्योंकि आवाम जो है वो कॉपरेट नहीं करती है, जबकि हमें कॉपरेट करना चाहिए। हमें जो है हर एक तदबीर पर अमल करना चाहिए। हमारी आवाम लापरवाह है और इसके अंदर कोरोना का खौफ नहीं, जबकि कोरोना एक मर्ज वबा है और हमें इस पर एहतियात करना चाहिए। हुकूमत के भी इंतज़ाम कोई ऐसे ख़ास नज़र नहीं आ रहे, सब बातें होती हैं मीडिया पर, उस पर कोई अमल दमल नहीं है, जबकि हुकूमत को इस पर सख्ती करनी चाहिए और लोगों को यानी कि अवेयरनेस के साथ सपोर्ट करना चाहिए। दफ्तरों में बैठ के SOP बना देते हैं, अमल दरामद कौन कराएगा? अब पुलिस वाला 50 रुपए में तो गाड़ी बंदे को छोड़ देता है, तो SOP पे अमल कौन कराएगा? आप एहतियाती तदाबीर कर लो, ठीक है, आपने मास्क पहना हुआ है, आप गरारे कर लो, आप गर्म पानी पी लो, विक्स डेली, जैसे मैं हूँ, मैं अपने बच्चों के, मैं आज से नहीं, मैं हमेशा से विक्स लगाती हूँ, चाहे जितनी गर्मी हो चाहे जितनी सर्दी हो। उससे जो भी दिन भर की जो डस्ट आपके अंदर जाती है ना, वो बाहर निकल जाती है, एग्जिस्ट हो जाती, बात खत्म, ना कोई बीमारी है ना कुछ है। और अब कुछ बात करेंगे सेनेट इजलास की। तो आपको बताएं कि सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन की पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के हुकूमती फैसले पर शदीद तनकीद। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि इमरान खान का कहना था कि स्टील मिल को हम चला रहे हैं और हम चलाकर दिखाएंगे, मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बड़के मारने वाले अब इस्तीफा दे, असद उमर को अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इजलास का अहवाल बताएंगे कामरान चौधरी। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन की पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के फैसले पर हुकूमत पर शदीद तनकीद। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सरबराही में सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन की जानिब से पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के फैसले पर इजहार ख्याल किया गया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि इमरान खान का दावा था कि स्टील मिल्स को चला कर दिखाएंगे, इमरान खान का वो वादा कहाँ गया? हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान किया है, तो ऐसे में स्टील मिल के 9000 मुलाजिमीन फारिग करने का क्या तुक बनता है? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, तहरीक इंसाफ वाले हर बात का जिम्मेदार साबिक हुकूमतों को गर्दानते हैं। वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी भड़के मारने वाले अब इस्तीफा दें, असद उमर को अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए। आपने वोट लेते वक्त तो बड़ी बड़ी भड़के मारी थी, तो क्यों नहीं अब इस्तीफा देते असद उमर साहब? या इमरान खान या तो कहें आके नेशनल हुकूमत पे कि मैंने उस वक्त गलत कहा था, अब ठीक है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से ऐवान में अलग से बहस करवाई जाए। हुकूमत की जानिब से वफाकी वजीर हमाद अजहर ने ऐवान को बताया कि पाकिस्तान स्टील मिल्स पर 211 अरब रुपए का कर्ज और इसका नुकसान 176 अरब रुपए से जायद है। पाकिस्तान स्टील मिल्स 2008 और 2009 के दरमियान मुनाफे से खसारे में चली गई थी। स्टील मिल का जो इदारा है जी, 1985 में इसने अपनी प्रोडक्शन शुरू की और
2008 اور 2009 میں یہ منافع سے خسارے میں چلا گیا. جب ہماری حکومت آئی تو 211 ارب روپے کا قرضہ اس پہ اکٹھا ہو چکا تھا. 176 ارب روپے کے جب ہماری حکومت آئی تو اس کے اوپر نقصانات ایکیومولیٹ ہو چکے تھے. حماد اظہر کا کہنا تھا کہ 2015 سے 5.5 سال میں ملازمین کو 35 ارب روپے کی تنخواہ دی جا چکی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیل ملز کو نجی پارٹنرشپ کے ساتھ چلائیں. ہم اسٹیل ملز کی قرض ری اسٹرکچرنگ کے بعد نجکاری کی جانب جائیں گے. اسٹیل ملز کے ملازمین کو اوسطاً 23 لاکھ روپے دیے جائیں گے اور بعض کو تو 70 لاکھ روپے بھی ملیں گے. اراکین سینٹ کی جانب سے کیے گئے مطالبات کے بعد چیئرمین سینٹ نے اسٹیل ملز ملازمین کی ملازمت سے برطرفی کا معاملہ متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیا. کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد. اور اب ذکر کریں گے بجٹ اہداف کا. کورونا کے اثرات یا حکومتی کارکردگی. رواں مالی سال 2019-20 کے دوران کوئی ہدف حاصل نہ ہو سکا. وبا کے باعث نئے مالی سال 2020-21 کے لیے قابل رضا اہداف تجاویز مقرر کر دی گئی ہیں. بجٹ اہداف اور تجاویز کے حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ. حکومتی کارکردگی ہے یہاں رواں مالی سال حکومتی معاشی اہداف میں سے کوئی بھی مکمل نہ ہو سکا. کورونا کے باعث نئے مالی سال 2020-21 کے قابل رسائی اہداف مقرر کر دیے گئے. سچ نیوز کو موصول بجٹ دستاویز کے مطابق آئندہ مالی سال کے لیے جی ڈی پی کا ہدف 2.3% مقرر کیا گیا ہے، جبکہ رواں سال جی ڈی پی کی شرح نمو منفی 0.4% رہی. حاصل ہونے والی دستاویز کے مطابق آئندہ مالی سال زراعت کا ہدف 2.9% مقرر کیا گیا ہے. دستاویز کے مطابق رواں سال زراعت کی ترقی کی شرح 2.7% رہی. بجٹ دستاویز کے مطابق آئندہ مالی سال بڑی فصلوں کا ہدف 2.2% مقرر کیا گیا ہے، جبکہ رواں سال بڑی فصلوں کی گروتھ کی شرح 2.9% رہی. بجٹ دستاویز کے مطابق آئندہ مالی سال کپاس میں شرح نمو کا ہدف 1.3% مقرر کیا گیا ہے، جبکہ رواں سال کپاس میں شرح نمو منفی 4.6% رہی. اسی طرح سے آئندہ مالی سال لائیو سٹاک میں شرح نمو کا ہدف 3.5% مقرر. بجٹ دستاویز کے مطابق آئندہ مالی سال جنگلات میں شرح نمو کا ہدف 1.5% مقرر کیا گیا ہے. صنعت میں شرح نمو کا ہدف 0.1% مقرر کیا گیا ہے، جبکہ رواں سال صنعت میں شرح نمو منفی 2.6% تک رہی. دستاویز کے مطابق آئندہ مالی سال میں معدنیات میں شرح نمو کا ہدف 0.5%، پیداواری شعبہ میں شرح نمو کا ہدف منفی 0.7% مقرر کر دیا گیا. بجٹ دستاویز کے مطابق آئندہ مالی سال میں توانائی کے شعبے میں شرح نمو کا ہدف 1.4%. کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد. پی ٹی آئی کے عام رہنما جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین کے ہمراہ لندن روانہ ہو گئے ہیں. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اہم رہنما جہانگیر ترین اپنے بیٹے علی ترین کے ہمراہ لندن روانہ ہو گئے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ چینی سکینڈل کیس میں اہم نام پی ٹی آئی کے اہم رہنما جہانگیر ترین کا سامنے آیا، جس کی فورنسک رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے اور بار بار حکومت سے کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، جس کے بعد یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے اہم رہنما جہانگیر ترین کے بیٹے علی ترین دونوں لندن روانہ ہو چکے ہیں. جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے اہم رہنما جہانگیر ترین بیٹے علی ترین کے ہمراہ لندن روانہ ہو چکے ہیں. دونوں باپ بیٹا روس سے آئے خصوصی طیارے پر لندن روانہ ہوئے ہیں. علی ترین آج صبح لاہور سے خصوصی طیارے پر اسلام آباد پہنچا تھا. جہانگیر ترین اور علی ترین کا انٹرنیشنل روانگی لاؤنج میں کورونا میڈیکل چیک اپ بھی کیا گیا. سول ایویشن کے ہیلتھ کاؤنٹر پر موجود ٹیم نے دونوں کا کورونا چیک اپ بھی کلیئر قرار دے دیا ہے، جس کے بعد جہانگیر ترین اپنے بیٹے علی ترین کے ہمراہ لندن روانہ ہو گئے ہیں. دونوں باپ بیٹا روس سے آئے خصوصی طیارے پر لندن روانہ ہوئے ہیں. علی ترین آج صبح لاہور سے خصوصی طیارے پر اسلام آباد پہنچا تھا. اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نبیل نقوی سے. جی نبیل نقوی، پی ٹی آئی کے اہم رہنما لندن روانہ ہو گئے. جی بالکل، پی ٹی آئی کے اہم ترین رہنما اور معروف سیاستدان جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو قائم ہونے میں جو ہے انتہائی اہمیت کا کردار ادا کیا تھا. الیکشن جیتنے میں بھی جہانگیر ترین جو تھے وہ آگے تھے اور آج وہ اپنے بیٹے علی ترین کے ہمراہ جو ہے وہ لندن روانہ ہو چکے ہیں. واضح رہے کہ دونوں باپ بیٹا روس سے آئے خصوصی طیارے پر جو ہے آج صبح جو ہے لندن روانہ ہوئے. بتاتا چلوں گا جہانگیر ترین کے صاحبزادے علی ترین جو ہے آج صبح لاہور سے خصوصی طیارے پر جو تھے وہ اسلام آباد پہنچے تھے. جہانگیر ترین اور ان کے صاحبزادے نے علی ترین جو ہے ان کا انٹرنیشنل روانگی لاؤنج میں کورونا میڈیکل چیک اپ جو تھا وہ بھی ہوا تھا، جبکہ سول ایویشن کے ہیلتھ کاؤنٹر پر موجود ٹیم نے جو دونوں کا جو کورونا چیک اپ ہے جو وہ بھی کلیئر کیا ہے. اہم خبر ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما اور معروف سیاستدان جہانگیر ترین جو ہے وہ اپنے بیٹے سمیت جو ہے وہ لندن روانہ ہو گئے. جی بہت شکریہ نبیل نقوی. ویلکم بیک. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک طرف کورونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب ایس او پیز کی خلاف ورزی کا سلسلہ بھی جاری ہے. مزید بتا رہے ہیں اون شرازی. اون بتائیے گا.
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में SOPs जारी किए गए हैं और ये कहा गया है कि कोई भी शख्स जब पब्लिक प्लेस पे आएगा यानी अवामी मकान पे होगा तो उसके लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। कैमरामैन को कहूँगा ज़रा आपको दिखाएं कि इस अंदाज में यहाँ पे किस अंदाज में कारोबार हो रहा है और मास्क की एक जो ज़रूरी मास्क होना चाहिए हर शख्स ने पहना हुआ हो उसका इशू जो है वो मौजूद है। उसके साथ साथ अगर आप करें तो सोशल डिस्टेंसिंग इस साइड पे मेरी अगर आप देख लें तो जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी यकीनी तौर पे इशू आ रहा है और आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन जो यहाँ पे खरीदार हैं उनके माबैन एक फुट का भी फासला हमें नहीं नजर आ रहा, बड़े करीब करीब खड़े हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरी बात है हमें बगैर अंकल जी आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? मास्क तो बड़ा जरूरी है। तो फिर पहने ना, अगर आप अभी नहीं पहनेंगे तो फिर देखिए आप अवामी जगह पे फिरे हैं फिर तो आप इन्फेक्ट हो जाएंगे। नहीं वो खाना खाया इसलिए मैंने। चले पहन ले, बड़ा जरूरी है मास्क पहनना। इस तरह कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे भी पूछते हैं कि अंकल जी आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? बड़ा जरूरी है, आपकी सेहत के लिए है, वबा फैली हुई है। मास्क पहना हुआ था तो इसलिए वो उसकी तनी नहीं उनसे थी वो टूट गई है। तो फिर कोई तो हल निकाले ना, अगर नहीं पहनेंगे तो फिर बड़ा काम। अभी जा रहे हैं डॉक्टर की दुकान पे, वहाँ से जाके लेंगे। चले हमें आपकी सेहत अजीज है। सर देखिए मास्क बड़ा जरूरी है, आपने मास्क नहीं पहना हुआ, ये आप अपने साथ भी देख रहे हैं। अभी ये भी मास्क पहने हम बिल्कुल हम अवेयरनेस के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो ये वो चीज़ है हमें देखना होगा, मास्क मौजूद है लेकिन मास्क पहने नहीं जा रहे, तो लोगों में अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ सख्त इकदाम भी लिए जाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और शिराजी हमारे साथ मौजूद है और अब आपको बताया कि लीगी रहनुमा कौमी असम्बली व अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को एक बार फिर से बुलावा गया है। रमजान शुगर मिल्स केस में लाहौर की एहतसाब अदालत ने मियां साहब को 11 जून को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी। लाहौर की एहतसाब अदालत का रमजान शुगर मिल्स केस में बड़ा हुक्मनामा जारी। अदालत ने रमजान शुगर मिल्स केस में अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 11 जून को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने केस पर समाअत की। एहतसाब अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा कि रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में गिरफ्तार मुलजिम हमजा शहबाज को जेल से लाकर अदालत में पेश नहीं किया गया, तहरीरी वजाहत पेश की जाए। अबूरी तहरीरी हुक्मनामा में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस लंबे अरसे से फर्द जुर्म आयद किए बगैर मुलतवी हो रहा है। आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी को यकीनी बनाया जाए। जबकि दूसरी जानिब आमदन से जायद असासाजात केस मनी लॉन्ड्रिंग में पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 13 रोज की तोसी करते हुए अदालत ने हमजा शहबाज को 18 जून को पेश करने का हुक्म दे दिया। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। महंगाई और महंगाई, चिकन की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। शहरी कहते हैं मटन और बीफ की तरह चिकन भी उनकी दस्तरस से बाहर हो गया है। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे फरहान एजाज। फरहान बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, चिकन की कीमतों को जो है वो पर लग गए हैं। एक दिन में जो है चिकन की कीमत में 35 रुपए जो है वो इजाफा कर दिया गया। कल जो है वो चिकन 260 रुपए फी किलो लाहौर में फरोख्त हो रहा था, जबकि आज चिकन जो है वो 295 रुपए जो सरकारी नेट पर जो है फरोख्त हो रहा है। लेकिन लाहौर के बेशतर ऐसे इलाके भी हैं जो वो 300 से ज्यादा जो है वो गोश्त को फरोख्त कर रहे हैं। गरीब आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे। अब बताइएगा क्या कहेंगे, चिकन की कीमत में इस तरह जो है वो रोजाना इजाफा हो रहा है? आए तो लेने के लिए हैं लेकिन अपने बारे में नहीं है। सब कुछ हर चीज़ महंगी हो चुकी है। चिकन का जो उनसे एक यही गोश्त उनसे हमारे बारे में आता था, लेकिन आज वो हमारी रेंज से बाहर है। मेरे साथ और शहरी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। जी बताइएगा क्या कहेंगे, चिकन की कीमतों में रोजाना इजाफा हो रहा है? सरकारी रेट तो आज है लेकिन चिकन तो बहुत ज़्यादा कीमत फरोख्त हो रहा है। 350, 370, कई इलाके आप सही कह रहे हैं ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा कीमतों फरोख्त हो रहा है। मार्केट में 320, 330 मिल रहा है, आज भी 320 ही मिला है, क्योंकि सरकारी रेट हो रहा है, मार्केट में रेट हो रहा है, ओपन रेट चल रहा है यहाँ पे। जी बताइएगा, चिकन की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पे इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। इस बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना इसका रेट एक फिक्स रख दे, ठीक है, ना आगे हो ना पीछे हो। जी बिल्कुल, शहरियों के साथ जो है वो दुकानदार भी जो है वो परेशान है। उनका यही कहना है कि
پولٹری ایسوسی ایشن کی جانب سے جو ہے ان کو مرغی مہنگی بیچی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ مرغی جو ہے مہنگے داموں بیچنے پر جو ہے مجبور ہے کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ جو ہے صفائی ستھرائی کے انتظامات جو ہے ناقص دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کرونا جیسی جو ہے وہ وبا کے خطرناک وائرس کے باوجود بھی جو ہے وہ صفائی کے انتظامات یہاں پر نہیں ہے۔ سیوریج کا نظام جو ہے وہ درم برم ہے، جگہ جگہ جو ہے پانی یہاں پر جو ہے وہ گندا کھڑا ہوا، جس سے جو ہے شہریوں کے کپڑے بھی خراب ہو رہے ہیں۔ تو ہے وہ صفائی ستھرائی کے جو ہے انتظامات کو بھی بہتر کیا جا سکے تاکہ شہری یہاں سے جو ہے وہ امن کے ماحول میں اور جو ہے صفائی کے ماحول میں جو ہے وہ یہاں سے گوشت لے جائیں، نہ کہ بیماریوں کو ساتھ لے جائیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرحان اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ایک جانب پیٹرول سستا تو ہو رہا ہے تو دوسری طرف شہر اقتدار میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا جا رہا ہے۔ کیا سبزیاں، کیا پھل، کیا گوشت سب غریب کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ جانتے ہیں سجاد کاظمی سے۔ سجاد کاظمی، جی بالکل، ایک جانب تو پیٹرول کی قیمتوں میں واضح کمی دیکھنے میں آ رہی ہے تو دوسری جانب جو اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ان میں جو مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ بتائیے گا آپ بھی گوشت لے کے آئے ہیں تو یہ کتنے کا ملا ہے؟ السلام علیکم۔ یہ بھی لیا پچھلے دفعہ 650 کا دیا ہے 2 ہفتے پہلے، اور اس دفعہ ابھی آئے ہوں تو 700 روپے کا، کہتے ہیں بغیر ہڈی کا ہے اور یہ وہ۔ تو میں نے کہا یار یہ کس طرح، کہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے بیچ رہے ہیں، بس مہنگائی اپنی انہوں نے کی ہوئی ہے۔ 650 کا دیا ہے اور اب 700 روپے کا دیا بغیر ہڈی کا۔ شہری بھی یہ کہتے ہیں کہ پرائس کنٹرول اتھارٹیز کے حوالے سے بات کریں تو وہ فعال نظر نہیں آتی۔ شہری جو کہ مہنگی قیمتیں دینے پر، جو مہنگے پرائز دام دینے پر جو ہے دے رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے ان کو کافی جو ہے ان پر بآسانی سے وہ چیزیں جو ہیں سستی جو ہیں خرید سکیں تاکہ پرائس کنٹرول اتھارٹیز پر فعال اپنا جو ہے کام سر انجام دے۔ تو شکریہ سجاد کاظمی۔ آپ کو بتائیں ایم کیو ایم کی رکن اسمبلی شاہانہ اشر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ شبیر بجارانی نے انکشاف کر دیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کی رکن اسمبلی شاہانہ اشر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ ایم کیو ایم کے رکن قمر نوید کا کورونا رزلٹ ابھی تک نہیں آیا، جبکہ جن اراکین کا کورونا رزلٹ نہیں آیا ان کو اسمبلی اجلاس میں نہیں آنا چاہیے۔ شبیر بجارانی کا یہ کہنا ہے۔ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد شاہانہ اشر اسمبلی اجلاس چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ شاہانہ اشر گزشتہ روز بھی اسمبلی کے اجلاس میں شریک تھی۔ جی ہاں، آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم کی رکن اسمبلی شاہانہ اشر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے اور ایم کیو ایم کے رکن قمر نوید کا کورونا ٹیسٹ رزلٹ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ جن ارکان کا کورونا ٹیسٹ رزلٹ نہیں آیا ان کو اسمبلی اجلاس میں نہیں آنا چاہیے، یہ کہا جا رہا ہے۔ شبیر بجرانی کی جانب سے انہوں نے کہا کہ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد شاہانہ اشر اسمبلی اجلاس چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس وجہ سے جانتے ہیں مظاہر سعید سے۔ جی مظاہر سعید، بتائیے گا ایم کیو ایم کی رکن اسمبلی کا کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا ہے؟ گھر رہیں محفوظ۔ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، جو رابطہ بحال ہوگا اپنے رپورٹر سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کی رکن اسمبلی شاہانہ اشر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ شبیر بجارانی کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے رکن قمر نوید کا کورونا رزلٹ تاحال نہیں آیا، جبکہ جن اراکین کا کورونا رزلٹ نہیں آیا ان کو اسمبلی اجلاس میں بھی نہیں آنا چاہیے، جبکہ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد شاہانہ اشر اسمبلی اجلاس چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ شاہانہ اشر گزشتہ روز بھی اسمبلی کے اجلاس میں شریک تھی۔ ہمارا رابطہ بحال ہو گیا، مظاہر سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مظاہر، ایم کیو ایم کی رکن اسمبلی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا؟ جی بالکل، دیکھیں ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی شاہانہ اشر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے رکن قمر نوید جمیل کا بھی جو ہے کورونا رزلٹ جو ہے ابھی تک نہیں آیا۔ ٹیسٹ انہوں نے کروایا تھا، تاہم ان کی ابھی تک رپورٹ جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہے۔ اس سے قبل جو ہے وہ فیصل سبزواری کا، ان کی فیملی کے متعدد افراد کا جو ہے وہ کورونا ٹیسٹ پہلے ہی مثبت آ چکا ہے، اور اس سے کچھ روز قبل پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے مرتضی بلوچ جو کہ کچی آبادی کے وزیر تھے، وہ بھی کورونا کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے، جب بالآخر کورونا کا شکار ہونے کے بعد جہاں بھاگ ہو گئے۔ اور یہ اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ متعدد پاکستان کی متعدد اسمبلی سے تعلق رکھنے والے افراد میں کورونا وائرس کی جو تصدیق جو ہے وہ کافی دنوں سے دیکھنے میں آ رہی ہے۔ متعدد رکن اسمبلی، رکن پنجاب اسمبلی، رکن بلوچستان اسمبلی سمیت جو ہے وہ کے پی کی جو اسمبلی وہاں سے بھی تعلق رکھنے والے کئی جو اراکین ہیں وہ کورونا میں مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ مظاہر سعید۔ اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں معاون خصوصی شہباز گل پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایک صوبہ ہے جو پچھلے بہت دنوں سے آپ کو جب سے کرونا آیا تو وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی تو جو کاروائی ہے وہ ویسٹرن کنٹریز والی، ہم انہیں کھینچ کے پیچھے لے آئے ہیں۔ حالانکہ 18ویں ترمیم کے بعد
सख्त लॉकडाउन करना है, नरम करना है, कैसा करना है, ये उनका इख्तियार है और वो किसी टाइम भी कर सकते हैं। बयानबाजी के अलावा इस पे फोकस करते तो कर सकते थे, उसमें मेरे कुलीग आपको थोड़ा सा मजीद भी उस पर बताएंगे। लेकिन सिंध की कंप्लेंट्स जो हैं सुपर एस्केलेटेड, वो 17,096 हैं। टोटल 28,118 में से 17,096 सुपर एस्केलेटेड हैं। अब क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब को आदत है सच ना बोलने की, मैं झूठ बोलने की बात नहीं करूंगा, तो फौरन आ जाएंगे, कहेंगे इसमें तो फेडरल गवर्नमेंट के भी इदारे हैं वहां पे। तो जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं वहां पर सिंध में, उसमें सिर्फ 6,000 कंप्लेंट्स हैं इसमें से। बाकी तमाम ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की कंप्लेंट्स हैं। और ये कंप्लेंट्स किसी सिंध से बाहर रहने वाले, शायद कोई इक्का दुक्का किसी की हो, असल में तो ये जो सिंध में रहने वाला शहरी है पाकिस्तानी, ये किसी को शनाख्ती कार्ड पे रिश्वत अगर जाते हुए किसी ने रोक के मांग लिया दफ्तर से पहले ही, किसी पुलिस वाले ने रोक लिया है, किसी ने पटवारी ने फर्द देने से पहले कुछ कर दिया है, हॉस्पिटल में किसी को कुछ कर दिया है, किसी को वैक्सीन नहीं मिली, किसी का जाली तरीके से उसकी तनख्वाह कोई और ले गया है, जो गोश्त स्कूल बने हुए हैं आपके सामने, तो ये उस तरह की कंप्लेंट्स हैं सारी। ज्यादातर इसमें बल्दिया की कंप्लेंट्स भी हैं बहुत सारी। तो ये सिंध का आपके सामने एक तो ये रखना था, और प्राइम मिनिस्टर पोर्टल का आपके सामने ये रखना था ओवरऑल, कि क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कमिटेड है कि हमने हर सूरत परफॉर्म करना है निचले तबके के लिए। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि जो 24.9% हमारा तबका है जो एक्सट्रीम गुर्बत के नीचे है, उनके लिए पॉलिसी बननी चाहिए, और फिर 40% जो गुर्बत की लकीर के नीचे है। जब हम इस सिटीजन पोर्टल को रिव्यू करते हैं तो इसमें जो टॉप 10 डिससेटिस्फैक्शन के इदारे हैं, जो टॉप 10 डिससेटिस्फैक्शन के इंस्टीट्यूशंस हैं या इदारे हैं, उसमें से 8 सिंध से रिलेट करते हैं। जब हम इसके मोस्ट सेटिस्फाइड इदारों की बात करते हैं तो टॉप 10 में से एक भी इदारा सिंध गवर्नमेंट से नहीं है। जब हम इसमें से मोस्ट, और ये सेटिस्फैक्शन हम नहीं दे रहे की फीडबैक, जब आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं होता तो आप जो फीडबैक जमा करवाते हैं, ये उसकी बेस पे मैं बात कर रहा हूं। तो जो पब्लिक की रेजोल्यूशन की फीडबैक है, उसमें जो टॉप 10% में है वो फेडरल गवर्नमेंट के और सिंध के अलावा बाकी जगहों के, जिसमें केपी और पंजाब है, वो हैं, और सिंध का एक भी नहीं है। और जब डिससेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो टॉप 10 में 8 हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो सिंध गवर्नमेंट और सिंध से रिलेट करते हैं। इसके बाद मैं जो बहुत अच्छी जिन मिनिस्ट्रीज ने की उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको दे देते हैं। अभी वक्त कम है तो इसलिए मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। अब मैं बात करता हूं कि सिंध पे अभी मेरे कुलीग बात करेंगे। सिर्फ एक बात करूंगा कि गवर्नेंस पे तवज्जो दें, दिन रात गलत बयानी पे तवज्जो मत दें, उससे फायदा नहीं होना। अब दूसरी बात हम करते हैं शरीफ फैमिली की। आजकल रोज आ जाते हैं चीनी के ऊपर, ये हो गया वो हो गया, ये सोचे बगैर कि 29 में से 27 अरब की सब्सिडी आपने दी, और हम वो लोग हैं जिन्होंने बुनियादी तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इसका क्रेडिट जाता है, जिन्होंने पहली दफा हिम्मत की और एक इतने बड़े कार्टल को हाथ डाला जो आपने बनाया हुआ था। ये कार्टल खुद नहीं बना, ये शरीफ फैमिली ने बनाया। अब शहबाज शरीफ कल भी हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, तो हम किस शहबाज शरीफ को जानते हैं, हम आपको बताते हैं। हम ऐसे शहबाज शरीफ साहब को जानते हैं जिनका एक करामत मसीह इंतजार कर रहा है नैब में बैठा हुआ, जिसके अकाउंट में अरबों रुपए हैं और वो वापस देना चाहता है, क्योंकि वो गरीब आदमी है, उसके नाम पे अकाउंट खोला, वो इनका मुलाजिम था, उसके अकाउंट में अरबों रुपए डाल दिया। अब वो करामत मसीह उधर नैब में बैठा इंतजार कर रहा है कि हुजूर आए अपने पैसे ले ले, मेरे ये किस काम के हैं। ये तो सर ऐसे ही है ना, किसी को साइकिल ना चलानी आती है और उसको आप साइकिल दे दें, तो अब वो पहले पैदल जाना था, साथ साइकिल भी घसीट के लेके जाए। अब करामत मसीह बेचारा तो अकाउंट से जाके पैसे भी नहीं निकलवा सकता, तो आप उससे एक तो नैब में जाके अपने पैसे लें, कोरोना का बहाना ना करें। दूसरा आपका जो हमारे पास तारफ है वो ये है कि आपका बेटा मफरूर है, आपका भतीजा मफरूर है, आपका दामाद मफरूर है, आपके भाई के समधी मफरूर हैं, और आपने अपने भाई को 50 रुपए के स्टाम्प पे मफरूर करवाया हुआ है इस टाइम। वो एक मफरूर मुजरिम है। तो आपका तारफ हमारे सामने ये है, कोई हीरो वाला नहीं है। तो विक्ट्री ना बनाइए, इस पे शर्मिंदा होइए। जो सब कुछ हो गया आपके सामने,
उस पे अब आपको शर्मिंदा होने की जरूरत है। और दूसरा, अपनी पार्टी के लोगों को कहें कि इस करप्शन का जवाब दें, जाती हमले मत करें लोगों के ऊपर। अगर किसी का मुंह लाल है तो अपना मुंह थप्पड़ मार के लाल मत करें। अगर इमरान खान ईमानदार है तो ये तौफीक अल्लाह देता है, ये अब आपके पास तौफीक नहीं है। आप चाह के भी ईमानदारी नहीं करते, आप तो ख्वाब में भी बेईमानी करते होंगे, मैं इस बात पे श्योर हूं। जो कुछ मैंने पंजाब में देखा, आपके तो ख्वाब भी ईमानदार नहीं होंगे, उसमें भी आप बेईमानी करते होंगे। तो इसलिए अगर आप करप्ट हैं, आपको आला अदालतों ने करप्ट, चोर, लुटेरे करार दिया है, फ्रॉड करार दिया है, तो अब आप भाग भाग के हर चीज में इमरान खान का नाम लेते हैं। इमरान खान ने तो अपनी 40 साल की मनी ट्रेल दी और साबित किया कि वो एक सच्चे और ईमानदार इंसान हैं जो यहां के गरीब के लिए सोचते हैं। और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब का आखिरी तारफ हमारे सामने है कि वो जामन है नवाज शरीफ साहब के, जो कि इस टाइम एक मफरूर मुजरिम है। हम अदालत में भी जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, इस पे मशावरत होगी और अदालत में जाएंगे और अदालत आलिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो इनके जामन इधर आए बैठे हैं, अगर किसी गरीब का जमानती इस तरीके से मफरूर करके बैठा हो तो उसकी तो पुलिस वाले भैंसे भी खोल के ले जाते हैं। तो यहां पर जामन वापस आए बैठे हैं, मफरूर होकर 50 रुपए पे बाहर कॉफी पी जाती है, खुद तस्वीर लेके खुद तस्वीर लीक करवाई जाती है। तो क्या इदारों ने इनसे नहीं पूछना? तो हमारी रिक्वेस्ट होगी अदालत आलिया से कि इनसे पूछा जाए कि ये जो आप मफरूर करके आप यहां विक्ट्री बना रहे हैं, आप कोरोना से नहीं लड़े, ये असल तो करप्शन का कोरोना आपका फैलाया हुआ है। तो शरीफ फैमिली से दोबारा गुजारिश है कि वो तमाम जो माल आपने भत्ते की सूरत में लूटा, मैं आपको यहां डिपार्टमेंटल स्टोर्स के नाम भी बता सकता हूं, आप सब में से कई ने वहां से चीजें खरीदी होंगी जिनसे पार्टी फंड पे पैसा लेके जाती अकाउंट्स में रखा गया, उसके आपने एक तो जवाब देने हैं। सच न्यूज से फिलवक्त इतना है, कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ रहिएगा।